आइए आज सुनते हैं प्रसिद्ध लेखिका शिवानी जी की कहानी चंदन। लिखने बैठती हूँ तो हठात लेखनी की गति स्वयं ही अवरुद्ध हो जाती है। क्या वह जो इतने वर्षों से मेरे साथ मेरे बेटे के से ही जन्मसिद्ध अधिकार से लड़ता झगड़ता जिद करता आया है, जिसके तेज स्वर ने एक बार मुझे अपने पुत्र के ही सन्निपात ज्वर की भांति दारुण चिंता में डुबाकर रख दिया था और मैं मनौती मांगकर भी निश्चिंत नहीं हो पाई थी, जिसकी मेरे पड़ोसियों से आए दिन की झड़प और सर्वोपरि जिसकी नाक पर दिन रात बैठे रहने वाले असह्य क्रोध ने मुझे एक बार नहीं अनेक बार विवादास्पद उलझनों में डालकर रख दिया है, उसे मैं नौकर कैसे कह सकती हूँ। मुझे आज भी वह दिन याद आता है जब मेरा चपड़ासी खड़क सिंह इस नन्हे बालक को मेरे पास लाकर खड़ा कर गया था। ले रे चंदन, ये हैं तेरी नई मेम साहब, पैर छू इनके। हमारा तबादला लखनऊ हो गया था और खड़क सिंह से मैंने एक छोटा सा नौकर लाने को कहा तो वह अपने इस अनाथ भतीजे को ले आया था। यह तो बहुत छोटा है, क्यों रे, वहाँ जाकर फिर तू घर के लिए रोएगा तो नहीं? मैंने पूछा। नहीं, उसने अपने झबरे बालों को हिलाकर अपनी उजली हंसी का समर्थन प्रस्तुत किया। हंसने पर उसके गालों में पड़े गड्ढे और गहरे उभर आए। मेरे पति ने उसे इंटरव्यू में पास कर दिया। हंसमुख लड़का है, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। लाला के कॉफ़ी हाउस में काम कर चुका है सरकार, आप पूछ सकते हैं, बड़ा ईमानदार लड़का है, खड़क सिंह ने कहा भी था। किंतु उसकी निर्दोष हंसी में ही उसकी ईमानदारी का सजीव प्रमाण हमें मिल चुका था। मेरा पुत्र उसी का समवयसी था। इसी से पहले ही दिन से दोनों में खासा मेल हो गया, किंतु फिर उसी दिन से दोनों की वह मैत्री मेरा एक बहुत बड़ा सिरदर्द भी बन गई। मैं किसी भी काम के लिए चंदन को पुकारती तो मेरा पुत्र कठोर स्वर में मेरे आदेश की धज्जियाँ उड़ा देता। चंदन अभी नहीं आ सकता दीदी, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, या मैं उसे साइकिल सिखा रहा हूँ, या हम पतंग उड़ा रहे हैं और वह मुझे छुट्टियाँ दे रहा है। मैंने उसी दिन से इस कटु सत्य को स्वीकार कर लिया कि मुझे नौकर नहीं, मेरे पुत्र को एक साथी मिला था। क्यों रे, पढ़ना आता है तुझे? मैंने एक दिन पूछा तो उसने फिर सिर हिला दिया। नहीं नहीं, मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा। पहाड़ की साक्षरता तो प्रसिद्ध है, तब यह कैसे अनपढ़ रह गया? रहस्योद्घाटन किया स्वयं बेटे ने। यह तख्ती लेकर पढ़ने तो गया था दीदी, पर इसके मास्टर साहब ने पहले ही दिन बिना किसी बात के मुर्गा बना दिया। इसने खींचकर पाटी मास्टर के सिर पर ऐसे ज़ोर से मारी कि 2 टुकड़े हो गई। शाबाश, बड़ा तेज़ है ये, मेरे बेटे ने बड़े गर्व से अपने बहादुर साथी की पीठ थपथपाई। तभी तो यह घर से भाग आया है, फिर उसने हंसकर कहा। मास्टर की खोपड़ी पर पहाड़ी शीशम की मजबूत पाटी को पटक शिवधनु की भांति 2 टूक कर देने वाले मेरे पुत्र के इस दुस्साहसी साथी ने अब अपने इस अपूर्व दुष्कृति से उसका चित्त पूर्ण रूप से विजित कर लिया था। हाय राम, जब पार्टी का यह हाल हुआ तो तेरे मास्टर की खोपड़ी का क्या हाल हुआ होगा रे? मैंने सहम कर पूछा। वह हंसकर चुप रह गया। मैंने उसी दिन उसका अक्षारंभ कर दिया और उसकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय पा दुगुने उत्साह से मैं उसे पढ़ाने लगी। आज वही चंदन जो कभी तस्वीर की किताब में बने शेर के चित्र पर उंगली धरने में सहमकर बड़े भोलेपन से पूछता था, बाप रे बाप, गुलदार, कहीं मुझे खा जाएगा तब? अब सामान्य रूप से ललकारे जाने पर चिड़ियाघर के बब्बर शेर को भी बाहर खींच कुश्ती लड़ सकता है। कभी किसे मैं अ से अजगर और आ से आम सिखाने में पसीना पसीना हो जाती थी, वह आज दिनमान धर्मयुग ही नहीं, टाइम, लाइफ और मैड को भी चटकारे ले लेकर पढ़ता है, तो मुझे सचमुच ही अपनी अध्यापन प्रतिभा पर गर्व होता है। मेरे पुत्र के मित्र उसके भी मित्र हैं और जब कभी उससे मिलते हैं तो हेलो बॉस कहकर उसे पुकारना नहीं भूलते, और वह भी उसी अंदाज से हाथ हिला हिलाकर एकदम अमेरिकी मीड़ खींच प्रत्युत्तर देता है, हाय। गत वर्ष जन्माष्टमी को कुश्ती दंगल देखने की अनुमति मांगने वह मेरे पास आया तो मैंने कुछ शंकित होकर ही उसे अनुमति दी थी। देख, किसी से लड़ना भिड़ना नहीं। अपनी हंसी से ही मुझे आश्वस्त करके वह गया था। दंगल हमारे घर से कोई 10 गज के फासले पर लगता था।
दूर दूर से पहलवान आते थे और कुश्ती प्रेमी जनता की भीड़ देखते देखते ही अहाता घेर लेती थी। वहाँ के माइक में बोले गए विजयी वीरों के नाम हमारे बरामदे में भी गूंजते थे। पहाड़ी पहलवान सर्वप्रथम की घोषणा हमने भी सुनी, किंतु तब यह संभावना दिमाग में भी नहीं आई कि यह वीर घटोत्कच हमारा चंदन भी हो सकता है। जब वह आया तो मैंने पूछा, वह पहाड़ी पहलवान कौन था रे? गर्वीली लजीली मुस्कान के साथ उसने नम्र स्वर में कहा, वह तो मैं ही था जी। तू? मैंने अविश्वास से पूछा, पर तुझे कुश्ती किसने सिखाई? किसी ने नहीं, वहीं पर मैं खड़ा था। अखाड़े में लड़ रहे एक पहलवान को गिरते देख हंसा तो उसने मुझे ललकार दिया, तमाशा देखने आए हो, इसी से हंस रहे हो, अखाड़े में कूदो तो जाने। बस फिर क्या था? ऐसी चुनौतियां स्वीकार करने को ही विधाता ने इस अलौकिक व्यक्तित्व की सृष्टि की है। बाहर आने में वहीं पर एक लाल लंगोट खरीदा और उत्तर दिया प्रतिद्वंदी को पटक कर। उदारता ऐसी कि पुरस्कार में मिली धनराशि भी वहीं प्रशंसकों में वितरित कर अजन्मी मूछों पर ताव देते घर लौट आए। कुछ ही महीनों पूर्व इससे भी अधिक दर्शनीय कुश्ती देखने का सौभाग्य मुझे भी हुआ था। हम नैनीताल गए थे। मेरी बहन के अहाते में एक उद्दंड उन्मत्त वृषभ ने अपने आतंक से लोगों को बुरी तरह सहमा दिया था। कभी स्कूल जा रहे किसी बालक को सींगों पर उछाल देता, कभी अकारण ही पूंछ उठा अस्पताल के किसी वार्ड बॉय को खेतों में पटक देता। उसकी हुंकार सुनते ही द्वार पटापट बंद कर दिए जाते और भीतर से ही पत्थर मार मार कर उसे भगाया जाता। एक दिन एक विचित्र जवाबी हुंकार से हमने चौंक कर देखा कि चंदन उसी क्रोधी सांड से भिड़ा हुआ बार बार उसे सींग पकड़कर पीछे ढकेल रहा है और उतनी ही बार क्रोधी नथनों की झाग की पिचकारियां छोड़ता वह सांड सिर झुकाए पूरी शक्ति से उसका पेट चीरने चला आ रहा है। भय से मेरा रक्त जम गया। निश्चय ही आज ये सांस इसका पेट चीर कर रहेगा। देखते ही देखते उस अपूर्व कुश्ती को देखने भीड़ जुट गई। अरे वाह रे ठाकुर के बच्चे, शाबाश मेरे वीर, असली कुमैया ठाकुर का है बेटा। आदि भांति भांति की उल्लसित गर्जनाओं से गिरी कंदराएं गूंजने लगी। मैंने तो भय से आंखें बंद कर लीं। हाय, अब इसे कुछ हो गया तो मैं इसके चाचा से क्या कहूँगी। सहसा चंदन ने बाबर की तुलुगमान रणनीति अपना ली। जैसे ही बैल पीछे जाकर सिर झुकाकर हमला करने बढ़ता, वह पत्थरों की बौछार से उसे फिर पीछे ढकेल देता। पत्थरों का बारूद जनता बराबर सप्लाई किए जा रही थी। सहसा विजय ध्वनि से एक बार फिर घाटी गूंज उठी। शत्रु दुम दबाकर तेजी से भागा जा रहा था। अरे वाह वाह, क्या मारा है! खून से लथपथ हो गया। अब समझ में आया कि कुश्ती प्रेमी क्यों रुपया खर्च करके पशु और मानव की यह कुश्ती देखने स्पेन जाते हैं। इधर संयोग से जब कभी मेरे पति खाना खाने बैठते और मुख में पहला कौर धरते कि किसी न किसी मंत्री जी का फ़ोन आ जाता। कुछ दिनों बाद जब यह असमय का कॉल नित्य का नियम बन गया तो चंदन ने किसी प्रधानमंत्री के रूखे पीए की ही कर्तव्य परायणता से उस मुखर फ़ोन को अपने संरक्षण में ले लिया। पहले पहल बातों का क्रम कुछ कुछ ऐसा रहता। मैं मंत्री बोल रहा हूँ, मैं चंदन बोल रहा हूँ, अरे भाई मैं मंत्री बोल रहा हूँ, अरे भाई मैं चंदन बोल रहा हूँ। उधर से झल्लाकर आवाज़ आती, पंत जी हैं? जी नहा रहे हैं। कब तक नहा लेंगे? यह मैं कैसे बता सकता हूँ जी। क्या जी? बता तो वही सकते हैं ना जी जो नहा रहे हैं। लपक कर उसके हाथ से फ़ोन छीनने पर भी मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ रहे अपने राजनयिक संबंधों को फिर सुधार नहीं पाती। ऐसे क्यों बोलता है तू चंदन? कह देता अभी आ जाएंगे। मैं डांटती तो वह दुष्टता से मुस्कुराकर कहता, रोज रोज बाबू का खाना ठंडा हो जाता है। भले मानुस, यह तो कह सकता था कि खाना खा रहे हैं, मैंने कहा। दुर्भाग्य से दूसरे दिन ठीक उसी समय पहले कौर के मुंह में रखते ही फिर वही घंटी बजी। मैं उसी तेज़ी से भागी जैसे कोई खिलाड़ी बालक पतंग की कटी डोर पकड़ने लपकता है, पर तब तक रिसीवर चंदन के हाथ में जा चुका था। अपना अचूक निशाना साध फिर गोल दागने में उस निर्भीक सैनिक ने एक पल का भी विलंब न किया। फ़ोन फिर किसी मंत्री जी का ही था। क्यों भाई, पंत जी हैं? जी हैं, पर खाना खा रहे हैं। शायद पहली बार उसने ईमानदारी से उत्तर दिया था। अरे भाई मैं मंत्री बोल रहा हूँ। मैं वहीं पर खड़ी उनके आदेश को स्पष्ट सुन रही थी।
मैं समझ गई थी कि परिचय का उल्लेख केवल इसलिए किया गया था कि खाना खा रहे हों तो भी उन्हें फ़ोन दे दिया जाए। सुना, मैं मंत्री बोल रहा हूँ। इस बार स्वर पंचम से धैवत में पहुँच गया था। तो बोलिए फिर। और उसने रिसीवर नीचे रख दिया। फिर मेरी ओर देख बड़े गर्व से मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, देखा दीदी कैसा जवाब दिया। छी चंदन, तू क्या कभी ढंग से बातें करना नहीं सीखेगा? मैंने उसे बुरी तरह फटकारा, पर मेरी फटकार सदा की भांति चिकने घड़े पर पड़े जल बिंदु सी ही ढलक गई। एक एक करके वह अब तक शायद प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल को ही रुष्ट कर चुका है। इसी से 32 दांतों के बीच सहमी जिह्वा सी मैं अपने अंधकार में भविष्य की कल्पना करके कभी स्वयं ही सिहर उठती हूँ। लक्ष्मण की भांति यह अभागा क्या एक ही परशुराम को अप्रसन्न कर चुप बैठ गया है? इसके अपराध को देख यदि कभी मेरे पति का तबादला अंडमान भी कर दिया गया तो भी समझूंगी कि हम सस्ते ही छूटे। एक दिन किसी मंत्री जी के कुछ गर्वीले पीए महोदय का फ़ोन आया। देखो जी, मैं फला मंत्री जी का पीए बोल रहा हूँ, साहब को फ़ोन दो। कुछ अकड़कर ही उसने कहा। नहीं दे सकता। उस स्वाभाविक निर्भीकता की गूंज ही मुझे वहाँ खींच लाई। क्या? जी नहीं दे सकता, क्योंकि साहब हैं ही नहीं, घूमने गए हैं। तुम कौन बोल रहे हो? स्वर में रपट लिख रहे किसी अनुभवी थानेदार की सी ही कठोरता गूंजती निकली। जी मैं? पूछने वाले को चिढ़ाने के लिए ही वह अबोध बना अनावश्यक किश्तों में अपना विलंबित उत्तर दे रहा था। और क्या मैं? खू खू करके हंसी, फिर वही प्रश्न, जी मैं? फिर हंसी और फिर वही, जी मैं? बेवकूफ़, जंगली हो तुम। स्वर इस बार ऐसे गरजा जैसे रिसीवर को ही चकनाचूर कर देगा। मैं पीए बोल रहा हूँ। ओह, तभी ही तो। यह तो मैं समझ ही गया था जी कि आप पीए हैं। पीए न होते तो ऐसे थोड़े भी बोलते। एक दिन हमारा धोबी भी पीकर ऐसे ही गरज रहा था। फ़ोन रखकर वह हंसता हंसता दोहरा हो गया। खूब पीकर बोल रहे थे हजरत, इसी से तो अकड़ रहे थे। चल हट, मैंने उसे डांट कर कहा। पीए मंत्री जी का सेक्रेटरी होता है मूर्ख। बस उसी क्षण उस संक्षिप्त संबोधन की महत्ता ने उसे मोह लिया। 2 अक्षरों में कैसी महिमा भरी थी, कैसी गरिमा। अब किसी का फ़ोन आता है, कौन बोल रहा है, तो वह अपने उत्तर को स्वाभाविक जी से नहीं संवारता। मैं पंत जी का पीए बोल रहा हूँ चंदन, कहकर पीठ सतर कर खड़ा हो जाता है। किंतु समस्त ब्रह्मांड से अकेले ही मोर्चा लेने वाला मेरे पति के इस दुस्साहसी पीए की उग्र नक्सलवादी गतिविधियों ने इधर मेरी उलझने विकट रूप से बढ़ा दी हैं। घर से बाहर निकलता है तो हवा से लड़ता है, पत्रिकाएं पढ़ता है, और जब कहीं किसी आलोचक ने मेरी किसी कहानी को बुरा भला कह दिया तो बाहें समेट लेता है। चिंता मत करो दीदी, आने दो कभी ससुर को लखनऊ, मैं निपट लूँगा। एक लंबी सांस खींच चुप रहने के अलावा मेरे लिए और कोई मार्ग नहीं रह जाता। चाहने पर भी अब क्या मैं आंगन कुटी छवाकर निंदक नियरे रख सकती हूँ? किंतु इसी क्रोधी दुर्वासा रूपी अनाथ उड्डन किशोर के स्वभाव का एक दूसरा पक्ष भी है। बुलडॉग की ही भांति शायद विधाता ने उसे केवल 1 मैन्स डॉग बनाया है। हमारे परिवार के प्रति उसकी निष्ठा, स्वामी भक्ति और प्रेम स्वयं में एक अनूठी मिसाल है। किंतु यदि किसी और ने उस पर रोब जमाने की चेष्टा की तो वह पैंतरा बदल लेता है। कपड़ों के चयन में उसकी रुचि सर्वथा मौलिक है। कभी कभी तो अपना पूरा वेतन ही वह कपड़ों में फूंक डालता है। डेनिम के बेल बॉटम, गुरु कुर्ते, नैनीताल के तिब्बती बिसातियों से खरीदी हुई अनोखी मालाएं, सुमरनियाँ, एक एक बालिष्ट चौड़ी आई लव यू लिखी कमर की पेटियाँ और कंधे तक झूलती अत्याधुनिक अयाल। फरमाइश भी उसकी मौलिक रहती है। मैं गत वर्ष आकाशवाणी की एक परिचर्चा में भाग लेने बम्बई जाने लगी तो मैंने पूछा, क्यों रे, तुझे क्या चाहिए बम्बई से? धर्मेंद्र से कहिएगा अपने चौखाने ट्वीट का नमूना मुझे भेज दें। धर्मेंद्र से? मैं जैसे आकाश से गिरी। हाँ, मैंने उनके इंटरव्यू में पढ़ा था कि उन्हें आपकी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। दुर्भाग्य से मेरी भेंट धर्मेंद्र से नहीं हो पाई। मिलते तो शायद मेरे इस विचित्र दत्तक पुत्र की अनोखी फरमाइश पूरी भी कर देते। जो चंदन को नहीं जानता उसकी वेशभूषा गतिविधि देख उसे मेरा ही पुत्र समझता है। कुछ दिन पूर्व मेरे एक ब्रिगेडियर मित्र मिलने आए। खिड़की पर चंदन को देखा तो हंसकर पूछने लगे, अच्छा तो यह तुम्हारा बेटा है? नहीं, यह मेरा बेटा नहीं, मेरा नौकर है। यह मैं चाहने पर भी नहीं कह पाई। जो मेरे बच्चों के साथ
उन्हीं की भांति मुझे दीदी और मेरे पति को बाबू कहता आया है, जिसे मेरी बेटी अपने भाई की ही जैसी अविकल जुड़वा राखी भेजना कभी नहीं भूलती, जो मेरे पति के ऑपरेशन के पश्चात उन्हें होश में आने के लिए यंत्रणा से छटपटाते देख अपना रुआंसा सफ़ेद चेहरा अंधमुदे द्वार की दरार से सटा घंटों खड़ा रहा था, उसे मैं अब नौकर कहूँ भी तो किस मुँह से। धन्यवाद।